नमस्ते बच्चों, हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर चल रहा है। अल्कोहल फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हमने पढ़ ली हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं। अब केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन, उसके बाद में फिनॉल्स की देखेंगे। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती हैं तो वो हम आगे समझें उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि किस किस तरीके से अल्कोहल किस मेथड से या किस मैकेनिज़्म से अल्कोहल केमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। पहला हम देखें अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेवियर शो कर सकते हैं, है ना। तो इसमें अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से हम इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। तो ये अटैक कर सकता है ऐसी स्पीशीज़ पर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये भले ही न्यूट्रल है लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ अटैक कर रहे हैं, उस कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे कार्बन के साथ में। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करके पॉजिटिव चार्ज लेकर के रिमूव हो जाएगा, जैसा आप यहाँ आगे रिएक्शन में देख रहे हो। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ये प्रोटॉन कहाँ से आता है, एसिड से आता है। जब ये अल्कोहल के साथ में अटैच होगा तो इस तरह की स्पीशीज़ बनाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ये जो प्रोटॉन है ये इस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हुआ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो या उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। अब इस पर ये एक बेस अटैक कर रहा है, जैसे ब्रोमाइड है, नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन पर अटैक कर रहा है। अब ये जो रिएक्शन है इसमें ख़ास बात देखना कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो ब्रोमीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है जिसमें ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड है, वो जब ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह से रिएक्ट करता है तब नहीं होता है। देखिए इस चीज़ को हम देखें, यहाँ ऊपर वाली रिएक्शन में आप देख रहे हैं इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटा, यहाँ पर ये एज इट इज़ रिटेन रहा। अब केमिकल रिएक्शंस में हम देखें फर्स्ट कैटेगरी ए वाली, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी ROH होगा, उसमें हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड तोड़ करके। तो पहली रिएक्शन देखिए, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। मैं आपको बता दूं यहाँ जो वर्ड लिखा है ना एसिडिटी, हम उसके बजाय अगर एसिडिक स्ट्रेंथ यूज़ करें तो वो अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि एसिडिटी और बेसिसिटी वो रिलेटेड होता है नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो रिलीज़ होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रिलीज़ होते हैं। जैसे HCl है वो मोनोबेसिक एसिड है, H2SO4 है वो डाइबेसिक एसिड है। तो वो एसिडिटी बेसिसिटी यहाँ इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो इस वाली रिएक्शन में हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। तो क्या अल्कोहल के अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है? क्या ये इस तरह की रिएक्शन शो कर सकते हैं? अब जैसे आप यहाँ एक रिएक्शन देख रहे हो जिसमें अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ में, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। अब ऐसा तो आप लोगों ने देखा हुआ है कि किसी एसिड के अंदर जब मेटल को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर भी आप यही रिएक्शन मान लो, करस्पॉन्डिंग ये सॉल्ट बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई, इसका मतलब अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। ये वाली रिएक्शन देखिए, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम के साथ में जब रिएक्शन हो रही है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की, तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है और करस्पॉन्डिंग हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। इसमें ध्यान देना कि एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट होता है,
तो यहाँ जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है उसकी भी 3 यूनिट्स इसके साथ में कंबाइन होगी। अगली रिएक्शन देखिए, फिनॉल वाले केस में सोडियम के साथ में रिएक्शन करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर NaOH के साथ में आप रिएक्शन करोगे तब भी रिएक्शन होगी, लेकिन ध्यान देना एसिड और बेस वाली रिएक्शन होगी ये, जिसमें आप बोल सकते हो कि करस्पॉन्डिंग सोल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, फिर अब हम ये मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें कि ये कैसे होता है। देखिए, अगर ROH ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब प्रोटॉन रिलीज कर सकता है। कैसे करेगा? यहाँ पर जैसे ये बेस है, इसका अटैक हो रहा है, इसको चाहिए प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन कहाँ से लेगा? ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अब ये हाइड्रोजन तो यहाँ जो क्लीवेज हो रहा है ये बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑब्वियसली इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर और इस पर नेगेटिव चार्ज, इनका कॉम्बिनेशन होगा तो BH ये बन गया। अब ध्यान देना, लास्ट ईयर हमने पढ़ी हुई है ब्राउनस्टेट-लोरी थ्योरी। उस थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? आरएनएस थ्योरी, और ये चीज़ भी पढ़ी थी। आरएनएस थ्योरी क्या बोलती है? जो हाइड्रोजन आयन देंगे वो एसिड है और जो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो बेस है। यहाँ पर ध्यान देना, जो ब्राउनस्टेट-लोरी थ्योरी क्या बोलती है? जो प्रोटॉन देगा वो एसिड होगा और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। लेकिन इसके कॉन्जुगेट एसिड और बेस भी बनते हैं, ये बात माइंड में रखना। कॉन्जुगेट एसिड या बेस वो होंगे जिनमें केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। आप यहाँ देखिए, अगर ये एसिड है तो इसमें और इसमें केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन सा हो गया? एल्कोक्साइड आयन RO नेगेटिव, और ये वाला बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा हो गया? ये वाला BH। अब डिपेंड करेगा कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब इस केस में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वीक एसिड होगा। अब हम कंपैरिजन करें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो प्राइमरी अल्कोहल हैं उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी की उनसे कम है और टर्शरी की सबसे कम है। क्या रीज़न है? इस रीज़न को हम समझने की कोशिश करें। पहला तो आपके माइंड में ये होना चाहिए, जो हाइड्रोजन आयन देगा या प्रोटॉन देगा वो एसिड होगा, और जो जितना इजीली प्रोटॉन देगा या हाइड्रोजन आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो सेकेंडरी और टर्शियरी के कंपैरिजन में इजीली प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। हालांकि ये बात माइंड में रखना, ये भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो वीक एसिड, लेकिन यहाँ कंपैरिजन करें तो सेकेंडरी और टर्शियरी से स्ट्रोंगर है। रीज़न क्या है? मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव होगा। ये डिपेंड इस बात पर करता है कि इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, हाइड्रोजन उतना इजीली प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव होगा। अब ये पोलैरिटी किस बात पर डिपेंड करती है? ध्यान देना, आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सेकंड नंबर आता है इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ऑब्वियसली बॉन्ड पोलर हो जाएगा कोवेलेंट होते हुए भी। अब यहाँ सेकंड वाले केस में, अच्छा ये ध्यान देना, पानी में जब डिसोल्व करोगे ना तो ये प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव हो सकता है। अब वैसे सिंपली इस केस में तो पानी में डिसोल्व करने पर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बेस है जो इस प्रोटॉन को खींच सके अपनी तरफ तो ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। लेकिन अब आप आगे देखिए, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल वाले केस में क्या हो रहा है? 2 R ग्रुप इसके साथ में अटैच हैं कार्बन के साथ में, और इनकी नेचर कैसी है? इलेक्ट्रॉन पुशिंग। तो ये क्या कर रहे हैं? इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी
बढ़ा रहे हैं। कंसिक्वेंटली होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़े से ऑक्सीजन पर भी ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब ये है कि ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो आर ग्रुप से फुलफिल हो रही है। तो ऐसे में ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है कोवलेंट, उसके इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रोंगली नहीं खींचता है क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर टर्शरी अल्कोहल के अंदर देखिए यहाँ पर 3 आर ग्रुप हैं, तो ऐसे में इस कार्बन और फिर इस ऑक्सीजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ये उतना इजीली प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव नहीं हो पाता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे इन तीनों में। लेकिन ये भी बात माइंड में रखना कि अल्कोहल भले ही ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, लेकिन सोडियम मेटल जैसी जो स्ट्रॉन्ग मेटल होती है उसके साथ में ही शो कर रहा है। दूसरी कोई मेटल अगर आप अल्कोहल के अंदर डालोगे तो कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। और एक बात कि वाटर के अंदर भी एसिडिक कैरेक्टर होता है और अल्कोहल के कंपैरिजन में वाटर स्ट्रोंगर एसिड होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो कितने वीक एसिड होते हैं। Alcohols are, however, weaker acid than water, जो अभी हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था। This can be illustrated by the reaction of water with an alkoxide. अब जैसे ये वाटर है, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। कैसे? ये जो बेस है अल्कोक्साइड आयन, इसने क्या किया, प्रोटॉन को खींचा यहाँ से, तो ये ROH के अंदर कन्वर्ट हुआ जो कि एल्कोक्साइड आयन का कॉन्जुगेट एसिड है। दूसरी तरफ जब इसने वाटर के मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन को रिमूव किया तो ये हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी हमने पढ़ी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पीशीज़ जिसका कॉन्जुगेट एसिड या बेस जितना स्टेबल होगा तो वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हो जो एल्कोक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम है। इसी वजह से क्या हो रहा है, ये प्रोटॉन को खींच रहा है, ROH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। दूसरी तरफ जो वाटर है वो प्रोटॉन रिमूव करके कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो इसके कंपैरिजन में कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी ऑफ फिनोल, फिनोल भी एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं लेकिन अल्कोहल के कंपैरिजन में स्ट्रोंगर हैं। उसका भी रीज़न है। रीज़न क्या है, देखिए आपको ये पता है कि जो फिनोल होता है उसमें कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरिन वाला चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे पहले तो जैसे ये ऑक्सीजन है, इस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र हो रहा है, कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है और ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से आए थे उन्होंने तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिए, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसमें से पाई वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर फर्दर जो प्रोसेस होगा उसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब ये हुआ कि इसमें इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ये जो दोनों कार्बन हैं इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती जाएगी, तो टोटल ये 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेगी। इनमें ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं इन तीनों में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। ओवरऑल इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है उसके अंदर आप एक रिंग बना सकते हो बेंजीन के बीच, जो 6 कार्बन वाली जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसके बीच में एक रिंग बना सकते हो। और जो
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हम शो कर सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो जितनी ज़्यादा ये जो स्ट्रक्चर बनती हैं उस स्पीशीज़ की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। पर अब आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अल्कोहल के कंपैरिजन में जो फिनोल है वो स्ट्रोंगर एसिड क्यों है, उसका भी हम रीज़न समझें। अगर कोई बेस अटैक करता है तो वो फिनोल में से प्रोटॉन को रिमूव करेगा, कैप्चर करेगा, तो फिनोक्साइड आयन बनेगा। या हम वाटर में भी जब डिसोल्व करते हैं तब भी फिनोक्साइड आयन बनता है और इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ये देखिए फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान देना ये सारी जो स्ट्रक्चर्स बन रही हैं इन सब पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ लिखा हुआ है, फिर यहाँ लिखा है, फिर यहाँ लिखा है, फिर यहाँ लिखा है और उसके बाद में वापस यहाँ पर आ गया। लेकिन इससे ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर्स देखी थी पहले फिनोल की, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज हैं, ये बात माइंड में रखना। देखिए ये ओवरऑल न्यूट्रल स्पीशीज, इसमें कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। यहाँ आप देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, और ये न्यूट्रल है, इसमें कहीं कोई चार्ज नहीं है। तो पहली स्पीशीज जो आप देख रहे हो जितना चार्ज उसके ऊपर होगा वो बैलेंस होते हुए आगे वाली सारी स्पीशीज के अंदर रिटेन रहेगा। या अब जैसे ये न्यूट्रल है तो जितना प्लस है उतना ही माइनस आगे की स्पीशीज में होगा। इसी तरह से हम नीचे जो फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें पहली स्पीशीज को देखिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वाला आप देख रहे हो ऑक्सीजन के पास में, तो आगे वाली सारी स्पीशीज में भी नेगेटिव चार्ज होगा। और ये सारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, ऑक्सीजन से। ध्यान देना फिनोक्साइड आयन है, इसमें ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि फिनोल देखा था उसके अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही थे क्योंकि एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में बना हुआ था। ठीक है, अब इसमें आगे वाले स्ट्रक्चर्स देखिए। खास बात, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के कार्बन पर ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मेटा पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, या हम यूँ कह दें कि नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। जैसे ये आप देख रहे हो ये ऑर्थो पोजीशन है और ये वाली भी ऑर्थो पोजीशन है, दोनों जगह पे नेगेटिव चार्ज है, और ये पैरा पोजीशन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन आप ध्यान देंगे तो कहीं पर भी मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया। हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ में अटैच्ड है उसकी प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। ये चीज़ आगे हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने के काम में आएगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, pKa की वैल्यू के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर, उसके अंदर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस ये पढ़ा था, जिसको हम रेस्पेक्टिवली Ka एंड Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और Ka और pKa कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं, जैसे pH होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो जो Ka का नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं तो pKa की वैल्यू हमको मिलती है। तो ये बात माइंड में रखना कि Ka की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो pKa की वैल्यू कम होगी। मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके लिए Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो pKa की वैल्यू कम होगी। अब ये जो टेबल आपको दिख रही है इस टेबल के अंदर देखिए, इसमें आप लोग पता लगाने की कोशिश कीजिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। ऑब्वियसली जिसके लिए pKa की वैल्यू सबसे कम होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। आप यहाँ देख रहे हो p नाइट्रोफिनोल, उसके लिए pKa की वैल्यू 7.1 है। और जो तीनों तरह के जो नाइट्रोफिनोल हैं
उनकी भी वैल्यू आप देख रहे हैं। जैसे एम मेटा नाइट्रोफिनॉल है उसके लिए 8.3 है, ऑर्थ्रो के लिए 7.2, लेकिन पी नाइट्रो के लिए 7.1, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। जबकि आप फिनॉल के लिए देख रहे हो वहाँ वैल्यू 10 है। और सबसे वीक एसिड कौन सा होगा इन सब में? सबसे नीचे आपको दिख रहा है इथेनॉल, ये सबसे वीक होगा। अब हम थोड़ा ये देखने की कोशिश करें कि पी नाइट्रोफिनॉल क्यों है स्ट्रॉन्गेस्ट। ध्यान देना, जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है उसमें पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आती है, तो वो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसको स्टेबलाइज करता है। इस वजह से ऑर्थ्रो और पैरा ये दोनों स्ट्रोंगर एसिड होते हैं। लेकिन मेटा नाइट्रोफिनॉल आप देख रहे हो उसमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। रीज़न आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं आती उतनी ज़्यादा। हालांकि ओवरऑल रिंग में से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, इसलिए थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन फिनो को देखिए तो उसमें वैल्यू कितनी आ रही है 10। फिर क्रिसोल को देखिए, ऑर्थ्रो मेटा पैरा इन तीनों ही केस में क्रिसोल क्या होता है ये हम पहले देख चुके हैं। मिथाइल ग्रुप जो अटैच होता है ना बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्साइड के साथ में, वो क्रिसोल होगा। ऑर्थ्रो मेटा पैरा इन तीनों को आप देखिए। अब होता क्या है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है। ऐसी कंडीशन में जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन और उसके आगे की रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा, पुराने जो वीडियोस हैं वो भी और पहले के चैप्टर हैं वो भी नोट्स बना करके मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।